ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स हम कर रहे थे, और लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? बताएं भाई, लास्ट में हमने कौन सा सेल ऑर्गेनल पढ़ा था? सर सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला के बाद कुछ पढ़ा था? सेंट्रोसोम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर। ठीक है भाई, राइबोसोम हो गया था, सेंट्रोसोम हो गया था। सो अब जो हमें पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक, तो अब हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सेल है, ठीक है, उसको हम सेल स्ट्रक्चर को हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेल बाउंड्री, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म, सेल मैट्रिक्स, और फिर सेल न्यूक्लियस, सेंटर। ठीक, सेल बाउंड्री में क्या क्या आता है? सेल सेल मेम्ब्रेन वॉल, एंड सेल वॉल, गुड, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो हम पढ़ चुके हैं। सेल मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, जिसमें से और साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल होते हैं। हाँ, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल हो गए, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल सेंटर। सेल सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो आती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हो गई। ठीक, तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को क्या माना जाता है? सेल का ब्रेन। ठीक, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। क्या मतलब? सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1881। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और कहां किया था? रूट ऑफ ऑर्काइड। हाँ, ऑर्चिड के रूट सेल में डिस्कवर किया था। ठीक, ऑर्चिड के रूट सेल में डिस्कवर किया था। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आपने सुनी होगी, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? वैसे तो हमने इसको पढ़ लिया था जेनेटिक्स में। क्रोमैटिन क्या होता है, बताएं भी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सर कहाँ प्रेजेंट होते क्रोमेटिन हैं? कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक, तो क्रोमैटिन तो मौजूद होते हैं, बट क्रोमोसोम क्रोमोसोम हमेशा न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो क्रोमैटिन को किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, लेटर क्रोमैटिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस हर जगह नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है कहां पे? मेच्योर आरबीसी में। मैमल्स के मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन आरबीसी की अगर हम बात करें, ह्यूमन आरबीसी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आरबीसी में भी पढ़ा होगा ये, जब आरबीसी पढ़ा था, ठीक, तो वहां पे भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है,
बट कुछ एक्सेप्शन है इसके, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे ललामा और कैमल, ठीक है। कैमल देखा होगा, सबको पता होगा, ललामा पता है, नो नो सर। सर। ठीक है। तो ललामा भी एक आपका एनिमल होता है, ठीक है, और इसकी नेक जो है थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, नेक लंबी होती है, जिराफ जितनी लंबी नहीं होती, बट लंबी नेक होती है इसकी, ठीक है। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म होता है ये भी, कैमल की तरह ही होता है। कैमल जैसा ही दिखता है। हाँ हाँ, कैमल जैसे ही दिखता है, कैमल से छोटा होता है, ठीक। तो इन दोनों में, ये भी क्या है, मैमल्स हैं, तो इन दोनों में आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके अलावा जितने मैमल्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, ठीक। फ्लोएम टिश्यू में आपको पता होगा, फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है, ये दो टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एंड और कंपेनियन सेल। हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके साथ क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये इसकी खास बात है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जैसे सपोज अगर हम कहें, ये क्या है, सीव ट्यूब्स, जिनके साथ क्या होंगे, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इन कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, इन कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल, ठीक है। इसमें सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखें, अगर कहीं पे एक की जगह दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन। कैरियो मैंने बताया था, ठीक है, जब यू कैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ाया होगा वहां पे मैंने बताया होगा आपको कि कैरियो का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और डाई मीन्स टू। टू। तो डाइकैरियोटिक कंडीशन का मतलब दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ऐसा कहां पे होता है, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है भाई। पैरामीशियम क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। देखिए कुछ जगहें हैं जहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो काफी लोगों को ये नॉलेज होगी, ठीक है, कि स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। टिश्यूज जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा, स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, पता है नहीं पता, यस सर। ठीक है। तो न्यूक्लियस मौजूद होने से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियस होने का स्केलेटल मसल्स में, सर ज्यादा न्यूक्लियस तो सर ज्यादा डिवीजन होंगे। ठीक है। और कुछ, रेड ब्लड। क्या बताया, वहाँ पे रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस होने का सिग्निफिकेंस ये है स्केलेटल मसल्स में कि स्केलेटल मसल्स में मेमोरी स्टोर हो जाती है, मेमोरी स्टोर हो जाती है, ठीक। क्या मतलब इसका, इसका ये मतलब है कि सपोज सपोज कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, दो सिनेरियो हैं, ठीक है, दो सिनेरियो हैं। एक इंडिविजुअल है, ठीक, एक ये है पर्सन वन और एक ये है पर्सन टू, ठीक। पर्सन वन जो है पर्सन वन, तो इसने क्या किया कि इसने अपने अर्ली टीनेज में और ट्वेंटीज में, ठीक है, इसने खूब जो है जिम वगैरह किया और बहुत बल्कि इसने बॉडी बना ली, ठीक है, बहुत अच्छी इसने बॉडी बना ली, बॉडी बिल्डर है ये, ठीक है। देन जो ये टू है, पर्सन टू जो है, इसने अपने जो है अर्ली टीन एज में और ट्वेंटीज में कोई इसने जो है ज्यादा हैवी वर्क नहीं किया, जिम वगैरह नहीं किया, ज्यादा अच्छी इसने बॉडी नहीं बनाई है, ठीक है। अब अगेन हुआ क्या कि
एट द एज ऑफ 30, 31, 32 इसका कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज पर्सन 1 का कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इसको कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया गया, ठीक है, कोई डिजीज हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसको कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया गया, तो क्या होगा, जो इसने मसल एक्वायर करी है वो क्या होगी, बताओ भाई। कम जो हो मसल्स जाएगी। खत्म हो जाएंगी, ठीक है, चली जाएगी, जितनी भी इसने बॉडी बनाई है वो सब चली जाएगी, ठीक, दोबारा से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मसल्स क्या है, वो तो ट्रेनिंग मांगती है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो मसल्स चली आएंगी, ठीक है। और ऐसा हो जाता है, देखा होगा काफी जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, कभी अगर उन लोगों को कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी डिजीज हो जाए, बेड रिडन हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो जितनी भी प्रोग्रेस है सब खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या होता है कि अब सपोज इसको दोबारा से जो है काम शुरू करना है अपनी बॉडी पे, ठीक, और ये जो 2 है, पर्सन नंबर 2, इसने भी सेम टाइम पे इसने भी कंसिडर किया कि जो है मुझे भी अब बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है, तो इन दोनों में से कौन सा इंडिविजुअल है जो जल्दी बॉडी बिल्ड कर लेगा, फर्स्ट। फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बन चुकी थी एक Because बार of the बॉडी। memory stored in गुड, its वेरी गुड, skeletal muscles. गुड, वेरी गुड, ठीक, जो उसकी स्केलेटल मसल्स हैं, जो उसकी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स को जब उसने ट्रेन किया, ठीक है, जब मसल्स डेवलप हुई, स्केलेटल मसल्स डेवलप हुई, तो उसमें और ज्यादा न्यूक्लियस डेवलप हुए, और ज्यादा न्यूक्लियस डेवलप हुए, ठीक है, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, ठीक है, तो उतनी एक मेमोरी स्टोर हो जाती है मसल्स में, ठीक है, डेवलपमेंट की। तो अगर कोई बिल्कुल बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी बॉडी बिल्ड करने में, टाइम लगेगा, ठीक, बट अगर किसी ने एक स्टेज पे जाके एक बॉडी सेट ऑफ बॉडी एक्वायर कर ली है, ठीक, तो दोबारा से उसको अगर बॉडी बिल्ड करनी है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में न्यूक्लियस है, मसल्स चली जाती हैं, बट न्यूक्लियस जो मसल फाइबर है वो डिजेनरेट हो जाएगा, बट न्यूक्लियस डिजेनरेट नहीं होता, ठीक है, आपकी चाहे मसल्स बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो जाए लेकिन फिर भी न्यूक्लियस मौजूद होंगे उसमें, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है अर्ली लाइफ में जो है अच्छा वर्कआउट करने का, ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने का ये बेनिफिट होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक, ये चलिए, सब तो ये हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, तो डाइकैरियोटिक हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया। नेक्स्ट देखें, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक, ये पता होगा ऑलरेडी कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेनलेस होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक, और ऐसे ही न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, जैसा भी मैंने बताया था, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है भाई। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो 4 पार्ट्स क्या क्या हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ठीक, तो ये 4 पार्ट्स है बेसिकली न्यूक्लियस के, ठीक है। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जो इसका साइटोप्लाज्म, ठीक, और यहीं पे इसके अंदर जो क्रोमैटिन का एक डेंस कंडेंस फॉर्म है, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, क्रोमैटिन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी मैंने कंटिन्यूअस नहीं बनाई है, ठीक है, इसमें बीच बीच में गैप है,
दिख रहा है, यस सर। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बीच बीच में यहाँ पे गैप है, तो ये जो गैप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? पोर्स। न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियोपोर्स, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हम क्या कहते हैं, कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है, पूरी कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है? डबल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। देखिए भाई, तो फर्स्ट चीज क्या है हमारी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? कैरियोथीका। कैरियोथीका, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और थीका का क्या मतलब होता है? मेम्ब्रेन। तो इसको क्या कहते हैं? कैरियोथीका। देन कैरियोलेमा, कैरियोलेमा, अगेन कैरियो का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस, और लेमा, लेमा मेम्ब्रेन, ठीक, कैरियोलेमा। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप एक्सेट्रा। तो ये सारे नाम है किसके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस लेयर्स, टू डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें दो जो है डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। ये ऊपर नीचे जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, और ये कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में यहाँ पे क्या है? गैप है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, both the membranes both the membranes enclose a space called perinuclear space, ठीक। तो ये जितनी भी स्पेस है, ये जितनी भी स्पेस है मेम्ब्रेन के अंदर, ये जितनी भी स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं इसको? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एट सर्टेन रीजन्स बोथ मेम्ब्रेन्स फ्यूज टू फॉर्म पोर्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर्स, ठीक, न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियोपोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियर सैप, या फिर कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिम्फ, ठीक। इट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स, ठीक। यहां पे क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोलस इज सस्पेंडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी। डिस्कवर किसने किए थे? दे वर डिस्कवर्ड एंड टर्म्ड बाय फ्लेमिंग। तो डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग। और ये जो टर्म है क्रोमैटिन, ये टर्म भी किसने दी है? फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा जेनेटिक कोड है, ठीक, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है यहाँ पे। तो क्रोमैटिन बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। जो भी एक सेल फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्रोमैटिन के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? लास्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज अ कॉम्पैक्ट डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक कॉम्पैक्ट डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस। और क्योंकि यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है, मतलब आरएनए बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक। राइबोसोम नहीं, सॉरी, आरएनए, आरएनए फैक्ट्री ऑफ द सेल,
आरएनए फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक, आरएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियस की। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जरा क्रोमोसोम्स की। ठीक, तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स क्या है, कोई बताए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? This is the condensed form of the chromatin. गुड, वेरी गुड। क्रोमैटिन का ही जो कंडेंस्ड फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक, और क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं कुछ इस तरीके के होते हैं कि क्रोमोसोम्स में जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। Centrosome. सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर। ठीक, सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम में अलग अलग लोकेशंस होती हैं। ठीक, अगर क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पे सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और अगर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, मैंने बताया होगा एक क्रोमोसोम, अगर हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा, एक मैटर्नल होगा, याद है? Yes, sir. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग प्रोफेज, तो बेसिकली ये सेल डिवीजन का एक फेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। तो ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स 4 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 तरीके के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या क्या है, ठीक, इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखें भाई, पहला हमारा क्या आ जाता है, मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, जहां पे जो सेंट्रोमेयर है वो बेसिकली आपके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वी टाइप। इसको हम क्या कहते हैं, वी टाइप क्रोमोसोम। ठीक है भाई, ये क्या है, वी टाइप क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो सेंट्रोमेयर है, सॉरी, वो क्रोमोसोम के एक सब एंड पे पाया जाता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, एल टाइप, क्रोमोसोम। ठीक है, एल टाइप क्रोमोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आक्रोसेंट्रिक। ठीक, तो आक्रोसेंट्रिक में क्या है कि यहां पे जो सेंट्रोमेयर है वो बेसिकली एक एंड की तरफ पाया जाता है, ठीक, तो ये इसी तरीके का है, एल टाइप ही है, लेकिन एल टाइप से और नीचे पाया जाता है। ठीक है, एल टाइप से और नीचे सेंट्रोमेयर पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जे टाइप क्रोमोसोम। ठीक, जे टाइप क्रोमोसोम। और लास्ट में आ जाता है टीलोसेंट्रिक। ठीक, टीलोसेंट्रिक क्या है, जहां पे क्रोमोसोम बिल्कुल एंड पे पाया जाता है, ठीक, सॉरी, ठीक है, क्रोमोसोम बिल्कुल एंड पे पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, आई टाइप। ठीक, ये क्या है, आई टाइप क्रोमोसोम। तो ये 4 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, बात समझ में आ गई? वी टाइप, एल टाइप, जे टाइप, आई टाइप, 4 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है भाई? Yes, sir.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन कौन सा प्रोसेस है? सेल डिवीजन कौन सा प्रोसेस है? Mitosis and meiosis. Good, very good. It is a process by which cell divides to form Mitosis and meiosis. new cells, नए सेल्स Right. बनाने के लिए। ठीक, तो सेल डिवीजन बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए नए सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन बेसिकली दो प्रोसेसेस के थ्रू किया जा सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, माइटोसिस और मियोसिस, तो दो प्रोसेसेस के थ्रू सेल डिवीजन करवाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखें बेसिकली ये क्या है, एक 3D मॉडल है आपके सेल का। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो अभी येलो कलर से आपको दिख रही है, ये क्या है? क्या ये सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, नेक्स्ट ये जो है, ये क्या है? सेल ऑर्गेनिल। कौन सा सेल ऑर्गेनिल? Centrosome. सेंट्रोसोम, गुड। ठीक, तो जो आपको बताया था सेंट्रोसोम, बेसिकली यही वो सेंट्रोसोम है जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये किस चीज में मदद करता है? Cell division. सेल डिवीजन में, गुड। ठीक, नेक्स्ट ये क्या है? Chromosome. दीज आर क्रोमोसोम्स। ठीक, दीज आर क्रोमोसोम्स, तो इस तरीके का शेप होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक, और ये जो अभी आपको दिख रहा है पिंक कलर में, ये क्या है? Nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की होती है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल बेसिकली यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेंट्रियोल का, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम के ऊपर मौजूद हैं, ये क्या है? सर सेंट्रियल कहाँ है? सेंट्रियोल नहीं है इसमें, सेंट्रियोल नहीं है। ठीक है, सेंट्रियोल का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ठीक है, सेंट्रियोल बेसिकली होता आपका इसी में है। ठीक है, सेंट्रोसोम में, तो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया इसको, यहीं पे होगा ये। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है? अभी सब्र करिए, अभी पढ़ेंगे। ये प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है? माइटोसिस का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको देखें दोबारा, तो क्या होता है इसमें बेसिकली कि जो सेंट्रोसोम है, ठीक, वो सेपरेट होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है? ये क्रोमोसोम्स बन गए, और ये क्रोमोसोम्स को यहाँ पे जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें से निकलते हैं, और क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग पोल्स पे सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जब सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस था ओरिजिनल सेल का, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप दो अलग अलग न्यूक्लियस, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। ठीक, और फिर ये दो क्या बन जाते हैं? दो Cell. सेपरेट सेल्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस है किसका? माइटोसिस का। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस का एनिमेशन नहीं है, नहीं तो मैं मियोसिस दिखाता आपको। तो ये बेसिकली प्रोसेस है किसका? माइटोसिस का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये थोड़ा बहुत आगे. हाँ, ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ है सबसे पहले, उसके बाद जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, उसके बाद ये क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों सेपरेट न्यूक्लियस बना रहे हैं, और फिर साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट हो गया है, तो फिर क्या बन गए हैं? दो सेपरेट सेल्स बन गए हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक,
तो ये मैं जब पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओपन करके एक बार देख लीजिएगा एनिमेशंस वगैरह, अगर आपको भी विजिबल हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ होता है, शायद 14 डे का वो फ्री ट्रायल होता है, पता नहीं उसमें क्या सिस्टम है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की, ठीक, माइटोसिस की। तो माइटोसिस क्या है? एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो ये टर्म है माइटोसिस, ये किसने दी थी? फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने। ठीक, फ्लेमिंग ने ये टर्म दी थी माइटोसिस, ठीक। माइटोसिस में होता क्या है? माइटोसिस में होता क्या है कि इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स सिमिलर टू द पेरेंट, ठीक है। तो माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं बिल्कुल पेरेंट की तरह, ठीक। तो माइटोसिस के अगर हम प्रोसेसेस देखें, ठीक है, माइटोसिस के अगर हम प्रोसेसेस देखें तो माइटोसिस में बेसिकली ओवरऑल दो प्रोसेसेस होते हैं। एक तो है आपका इंटरफेस और एक है एम फेस, ठीक, एक है इंटरफेस और एक एम फेस है, ठीक। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस आपका फर्दर 4 फेसेस में डिवाइडेड है। एक G1 फेस, ये ग्रोथ फेस होता है, ठीक है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस, और फिर उसके बाद आता है M फेस। तो माइटोसिस में, ठीक है, बेसिकली इंटरफेस में ये 3 होते हैं, G1, S और G2। तो माइटोसिस में अगर हम देखें ओवरऑल माइटोसिस में, तो मेजॉरिटी जो है वो इंटरफेस हो रहा होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है ये है G1 फेस, ये है G2 फेस और ये है S फेस। तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें M फेस हो रहा होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो माइटोसिस में है वो क्या होता है? इंटरफेस होता है, और ये बेसिकली क्या है? ग्रोथ फेस होता है, ठीक है। ये क्या है? ग्रोथ 1, ग्रोथ 2। तो होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, ग्रोथ हो रही होती है सबसे पहले। तो सेल में जब ग्रोथ होती है तो उसी टाइम पे क्या होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? G1 फेस नाम देते हैं। और यहीं पे सर हाँ बताएं। G1 और S और G2 तीनों ग्रोथ के लिए। G1 फेस, S फेस, G2 फेस, ये पूरा ग्रोथ के लिए ही माना जाता है इंटरफेस में, क्योंकि मेजोरिटी इसमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। जो चीजें नेसेसरी हैं सेल डिवीजन के लिए, उन सब चीजों की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक। तो G1 फेस में क्या है कि G1 फेस में यहीं पे जब ग्रोथ हो रही होती है सेल में, तो यहीं पे एक एक्सटेंशन होता है, और कुछ सेल्स जो हैं वो G1 फेस से ही निकल के G0 फेस में चले जाते हैं, ठीक है। और ये वो फेस है जहां पे कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये G0 फेस क्या है? ये G0 फेस वही है जहां पे आपके सेल्स जो हैं वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बता सकता है? brain cell, गुड, वेरी गुड, ब्रेन सेल या फिर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, ठीक। तो न्यूरॉन्स बेसिकली G1 फेस में ग्रो कर रहे होते हैं और फिर यहां से निकल के वो G0 फेस में चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। फर्दर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, तो न्यूरॉन्स हमेशा इसी स्टेज में रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर वही इसीलिए बताया जाता है कि अगर न्यूरॉन्स में कोई डैमेज हो गया, अगर न्यूरॉन्स में कोई डैमेज हो गया, तो फिर आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता, उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जैसे कोई वुंड अगर है तो वो हील हो जाता है, ठीक है, बट न्यूरॉन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होगी अब, ठीक। तो ये चीज होती है। अच्छा, जो एम फेस है, एम फेस में फर्दर और प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या? तो एम फेस में क्या होता है? पी मैट फेस होता है, ठीक, पी मैट फेस, पी मैट फेस, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ना ही होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो एंट्रेंस के लिहाज से नेसेसरी नहीं है, ठीक।
और एंट्रेंस में भी आपके ये पहले, बहुत पहले का अगर आप सिलेबस देखें तो पहले के सिलेबस में ये सब चीजें इंक्लूडेड थी, अब ये सब चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक, बट क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फिर क्यों इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज है। तो सर इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीजें कैसे है? बता रहा हूं, एक्स्ट्रा सिलेबस में क्या है आपको पता है? आपका पेपर बनता है कैसे? नो सर। सर आपका पेपर जो बनता है, आपके पेपर बनाने के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोफेसर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स को दिए जाते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। जो प्रोफेसर बैठे हैं, जिनको बताया गया है कि आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आपको क्या लगता है वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? प्रीवियस क्वेश्चन देख के। अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख के। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब वो देखेंगे तो वो देखेंगे, सपोज कोई प्रोफेसर है जिनको बायो के 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस उनको बायो के दिए गए कि आपको 5 क्वेश्चंस बायो के बनाने हैं। ठीक है, और वो 5 क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे? पीवाईक्यू देख के। ठीक है, तो जो टॉपिक्स उनको दिए गए हैं, सपोज उनको सेल दिया गया है, ठीक है, सेल का टॉपिक उन्हीं को दिया गया है, तो सेल का वो क्या करेंगे कि पीवाईक्यू देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है पहले। अब सपोज उनको कोई क्वेश्चन दिख गया सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन का कोई क्वेश्चन दिख गया, तो अब वो क्या करेंगे? अब उनका माइंड मेकअप हो गया कि उनको एक क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनाना है, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? है भाई, बताएं क्वेश्चन बना देंगे इससे। किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन? सर इसका कोई रिलेटेड हो सकता है, रिपीट भी हो जाए। सर सर ऐसे उसकी बनाएंगे कोई कि ये कौन सी फेज में मेंटो भी होता है। उठाएंगे सर। हाँ, तो अगर आप लोग को ये लग रहा है कि वो प्रोफेसर आपके पास इतना टाइम होगा कि वो जाएंगे और फिर आपके वो जो उनको गाइडलाइंस मिली होंगी वो गाइडलाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, और गाइडलाइंस के बेसिस पे जो है जो टॉपिक उनको दिए गए उसी टॉपिक में से बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता प्रोफेसर वगैरह के पास कि वो पूरी सारी गाइडलाइंस पढ़ें और आपके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन उठा के बिल्कुल सिलेबस में से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें और फिर वहां से क्वेश्चन उठा के दें। इतना टाइम नहीं होता उनके पास। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनको दिख गया अगर सेल डिवीजन का टॉपिक है तो उनको पता होगा कि सेल डिवीजन में क्या क्या होता है, तो वो अपने लिहाज से जो उनको लगेगा कोई इजी टॉपिक है, ठीक है, कोई इजी टॉपिक है, तो अपने लिहाज से बिना कोई बुक कंसल्ट किए क्वेश्चन बना देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? अब इसका मतलब ये है कि अगर वो आपके सिलेबस में से है चीज तो वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बट लेकिन अगर आपके सिलेबस में से नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन क्या इसका क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 90% चांस है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 90% चांस है क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है क्वेश्चन। सर 10% पहले की आएगा। वजह से तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो 10% पढ़ा तो रहा हूँ। सही है, ठीक है, 11 में तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल 11th में। ठीक, वो जो 10% का आपका जो चांस है, जो आपकी एंजाइटी है कि 10% की वजह से मैं 90% भी जो है छूट ना जाए, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई इसकी नेसेसिटी नहीं है। एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, कितना एक्स्ट्रा चले जाएंगे आप। ठीक है, जो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, देखें एक बात याद रखें, एंट्रेंस वगैरह जो है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के नहीं निकलता है। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक आपका 95% जो सिलेबस है, जो आपको पता है, ठीक है, जो सिलेबस है, तो ये आपको वर्ड बाय वर्ड आना चाहिए। 90 to 95% सिलेबस जो आपका है, जो एक्स्ट्रा 5% है वो सबके लिए एक्स्ट्रा है। अगर वो आप पढ़ लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स करते क्या है कि ये तो पढ़ते नहीं है, इस पे ध्यान नहीं जाता, जो एक्स्ट्रा चीज है इस पे ध्यान जाता है। यस सर। बात समझे नहीं समझे भाई? ये जो आपके फेसेस आप ये देख रहे हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, कहीं से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस से इसका कहीं से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये ठीक है, एनसीईआरटी में भी नहीं है।
मैं वही बता रहा हूँ, मैंने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, ये इसमें सब 2 एक्सेप्ट वर्ड कीजिए। लिखा हुआ है, मिटोसिस और मियोसिस, एनसीईआरटी में, और बस कुछ नहीं। बस इतना ही है, माइटोसिस मियोसिस ही है, ठीक है बस। वो लेकिन कुछ बच्चों की एंजाइटी होती है कि वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है सर, वो पूरा जो है पैसा वसूल करना है, तो एक्स्ट्रा सर सब मत वो करने के सर लिए। पढ़ाइए। रेफरेंस बुक में होता है। हाँ नहीं सही है, उसको कंप्लीट कर ही दें अब जब शुरू किया है, ठीक। तो देखें एक चीज इसको ये समझ लें, जो मेन चीजें हैं वो समझ लें, ठीक है। ये आपको ये समझ में आ गया, ये ग्रोथ फेस होता है बेसिकली इंटरफेस में, ठीक। और एम फेस में भी जो है, एम फेस छोटा सा फेस होता है, ठीक। और एम फेस में अलग अलग फेसेस होते हैं, जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक। तो ये क्या होता है, ये पी मैट फेस होता है, पी मैट फेस। और उसके बाद एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फेस क्या होता है कि जो अभी आपने देखा था यहाँ पे, जब ये दोनों सेल्स बन गए थे, ठीक है, न्यूक्लियस जब सेपरेट हो रहे थे, तो न्यूक्लियस सेग्रीगेट होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म को जो है सेग्रीगेट किया गया था, ऑब्जर्व किया था, यस सर। यस सर। ठीक है। एनिमेशन में अभी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले तो न्यूक्लियस सेग्रीगेट हुए थे और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट हुआ है। तो जो साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट हुआ है वही क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का क्या मतलब होता है, कट, ठीक है, कट या डिवाइड करना, ठीक। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है वो सेग्रीगेट होता है, तब जाके दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख ली, ठीक है, ये सारे फेसेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला आपका क्या है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या है, द सेल इज अंडरटेकिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक, एंड प्रिपेयरिंग फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस, ठीक। यहाँ पे सर इंटरफेस होगा, बताएं। सर इंटरफेस में सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होता है? इंटरफेस में स्मॉलेस्ट फेस जो अभी हमने देखा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरा ओवरऑल माइटोसिस में तो हमारा एम फेस होता है स्मॉलेस्ट, ठीक। जो मेजोरिटी है वो हमारा क्या है, इंटरफेस है। और इंटरफेस में अगर हम स्मॉलेस्ट देखें तो इंटरफेस में स्मॉलेस्ट आपका एस फेस होगा, ठीक है। और G1 G2 लॉन्गेस्ट? ग्रोथ फेस होते हैं, ठीक है। G1 भी बड़ा होता है, G2 भी बड़ा होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद G1 ज्यादा बड़ा है G2 से, यस सर। ठीक। नेक्स्ट देखें तो प्रोफेस, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोफेस। तो प्रोफेस में बेसिकली क्या है, जो क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है प्रोफेस में, ठीक। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में, ठीक है। रिजल्टिंग इन द न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग, तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगता है, एंड सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट एंड्स पे, पोलर एंड्स पे जाके सेग्रीगेट हो गया। उसके बाद आ जाता है प्रोमेटाफेज, ठीक। तो प्रोमेटाफेज क्या है, इट इज मार्क्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और काइनेटोकोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेंट्रोमेयर को अटैच कर लेते हैं, सेंट्रोमेयर को अटैच कर लेते हैं, और यहीं पे क्रोमोसोम्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है मेटाफेज, ठीक। मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, यूजिंग स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जो आपने देखा था कि सेंट्रोसोम से जो है कुछ फाइबर्स निकल रहे थे, सेंट्रोसोम से कुछ फाइबर्स निकल रहे थे, ठीक है, याद है। तो वो फाइबर्स क्या है, वो अच्छा। स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक। aligned by the spindle fibers along the center of the cell nucleus. This ensures the proper chromosome separation for new nucleus, ठीक। तो सेपरेशन तो वैसे भी हो सकता है, बट फाइबर्स के जरिए क्या हो जाता है, प्रॉपर सेपरेशन होता है। उसके बाद क्या आ जाता है, एनाफेज। एनाफेज क्या है, द पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट्स एंड मूव्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल, ठीक। और टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड्स अराइव एट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, न्यू मेम्ब्रेन्स फ्रॉम अराउंड द न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, ठीक। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेग्रीगेट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो होते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देख लें, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइटोसिस नेसेसरी होता है किसमें, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे अभी हमने देखा था कि बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ये क्रिएट करता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ये क्रिएट करता है। तो जनरली माइटोसिस हेल्पफुल है कहां पे,
कहाँ पे? जहां पे मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में जहां पे मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस में हेल्पफुल कौन है? माइटोसिस, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर, तो सेल नंबर इंक्रीज करने का काम किसका है? माइटोसिस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट सेल्स ऑन डेली बेसिस, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट सेल्स ऑन डेली बेसिस, तो लॉस्ट सेल्स कहां होते हैं? सेल लॉस्ट कब होते हैं? मेंटेनेंस में, ठीक है। जैसे आपके स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आरबीसी हैं, ठीक है, ये सब डेली बेसिस पे लॉस हो रहे हैं और डेली बेसिस पे बन रहे हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे इनका मेंटेनेंस का काम किसका है? माइटोसिस का, ठीक है। जैसे आरबीसी हो गया, स्किन सेल हो गए, ठीक, तो इनको रीजनरेट का काम करने का किसका है? माइटोसिस। देन माइटोसिस इज इन्वॉल्वड इन गैमीट फॉर्मेशन, ठीक, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें गैमीट फॉर्मेशन का काम भी किसका होता है? माइटोसिस का। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें सब 23 क्रोमोसोम। One set of chromosome. गुड, वेरी गुड, ठीक है। जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो उनमें गैमीट फॉर्मेशन का काम किसका है? माइटोसिस का, ठीक है। लेकिन सर वो माइटोसिस जो होता है सोमेटिक सेल्स में होता है और इसमें गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है ना, ठीक है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जब माइटोसिस होगा तो सेम नंबर की तो सेल्स बनेंगे, ओके। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ठीक, तो नेक्स्ट हमारा है क्या? मियोसिस, ठीक। अब मियोसिस का एनिमेशन नहीं मेरे पास, ठीक, तो मियोसिस को ऐसे ही समझें कि मियोसिस बेसिकली क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस since the chromosome number is reduced to half in the daughter cells। तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास क्या है? 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सपोज 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि यहां पे ये 2 क्रोमोसोम वाले 4 सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड। 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। वही चीज है कि यहाँ पे अगर 2 होंगे तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। माइटोसिस में क्या है कि वहां पे 2 ही बनते हैं, लेकिन वहां पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, वहां पे सेम रहता है। वहां पे अगर पेरेंट में 2 थे तो वहां पे डॉटर में भी 2 रहेंगे क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर 2 क्रोमोसोम है पेरेंट के पास तो डॉटर में हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे जो डॉटर सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे यहाँ पे मियोसिस में, ठीक। तो ईच पैरेंटल सेल्स गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, ठीक। तो ईच पैरेंटल सेल क्या देता है? 4 डॉटर सेल्स देता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। कैसे? कैसे क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहता है? सर क्रोमोसोम नंबर ऐसे मेंटेन रहता है कि हैप्लॉइड फादर से से। अगर 23 क्रोमोसोम है और ठीक है, मदर से 23 तो 46 हो गए, तो सर 46 बच्चे के उसमें जेमेट्स में नहीं रहेंगे, उसमें 23 ही रहेंगे, तो गुड, इससे वेरी गुड, रिडक्शन हो जाता है। हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ गए सबके? नो सर। देखिए होता क्या है कि अगर हम, ठीक है, ये पेरेंट सेट है, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल सेट है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एक तो पैटर्नल जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है? ठीक है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम आता है, एक मैटरनल क्रोमोसोम आता है, ठीक है, और जाइगोट बनता है, ठीक है। तो पैटर्नल क्रोमोसोम से 23 सेट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 23 क्रोमोसोम के पेयर आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं बेसिकली, हैप्लॉइड सेट आ रहा है, और मैटरनल से भी 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक। तो जो जाइगोट में है, जाइगोट में क्या हो जाएगा? जाइगोट में क्या हो जाएगा? 46। ठीक है, 23 46 पेयर्स। 23 पेयर्स बनेंगे, ठीक। बट अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर हमने इसको अगर हमने रिडक्शनल डिवीजन इसका नहीं करवाया, ठीक, तो क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, 46 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है।
46 पेयर बन जाएंगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन यहाँ पे जरूरी है। तो जाइगोट में क्या बन जाता है, 23 पेयर्स बन जाते हैं 46 पेयर होने की बजाय, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना 23 का, ठीक। तो इसलिए ये रिडक्शन जरूरी है। तो क्रोमोसोम में सेल्स में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने का काम किसका है, मियोसिस का। और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ठीक, तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। तो अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी, ठीक है, सिर्फ क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट कर लिया गया। यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग होती है। तो दोनों पैटर्नल मैटर्नल आते हैं, दोनों एक दूसरे में क्रॉस करते हैं और फिर वो बाद में फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। माइटोसिस में वेरिएशन क्रिएट नहीं होता। तो माइटोसिस में इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल प्रोड्यूस होता है, मियोसिस में ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर है भाई? ओके सर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी इसमें क्या है कि अनियन सेल को लेके माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कूल में भी किया होगा, ठीक है। अनियन सेल को नो सर किया। क्या हुआ, नहीं किया है? सर माइक्रोस्कोप जो है ना मेरे स्कूल का, उसको अब उसकी हालत ये हो गई कि अब उसको लेमिनेशन करवा करके म्यूजियम में रखवा देना चाहिए। उसमें कुछ अच्छा, कौन दिखता सा नहीं स्कूल है। है? सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइवेट है? यस सर। तो कंप्लेन करिए भाई। एएमयू की तो मैं समझ सकता हूँ कंडीशन, एएमयू में बल्कि हमारे बहुत, एएमयू में तो फिर भी सही है इक्विपमेंट्स। सर हमारे में तो नहीं हुई क्लास अभी तक। अच्छा, ठीक है, देखिए ये कोई, वैसे तो ये आप ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक्टिविटी तो ये आप ही लोग को बोलना चाहिए अपने टीचर से करवाने के लिए। तो मना कर देते थे सर। सर हम लोग नहीं, मना कंप्लेन कैसे करते करेंगे? थे ना, तो हम लोगों को बहुत बुरा स्टूडेंट समझा जाता था और हम लोगों के साथ बहुत बेकार ट्रीट किया जाता था स्कूल की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा वही ही है है कि सर। हमेशा सीनियर स्टूडेंट तो सब, जाते थे। हाँ वही चीज़ है, सब स्टूडेंट साथ में मिलके बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपको बोलना चाहिए, तो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, ये तो आपका राइट है। एक्टिविटीज ये तो करवाई जाती है मेरी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये अनियन सेल हो गया, चीक सेल हो गया, ठीक है। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन करवाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। खैर, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके का आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है, अगर आप अनियन सेल को देखेंगे, ठीक है। अनियन सेल को लेके उसको स्टेन किया जाता है उसकी स्लाइड पे, और फिर वो स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व की जाती है, तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, बताएं भाई? क्लियर। न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं, और ये सब सेल्स में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पे डिफरेंशिएशन है सेल में और न्यूक्लियस में। इसी तरीके से आप चीक सेल भी देखेंगे तो उसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सर ये क्योंकि कौन चीक से सेल, माइक्रोस्कोप से है? कंपाउंड के सर इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ, तुम्हें छूने भी नहीं दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ से यूज कर लोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होते हैं, सिंपल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ, वो तो काफी महंगी चीज होती है, ठीक है, वो तो अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज में पाया जाता है, ठीक, ठीक है भाई। ओके सर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। और ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये है वो जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, लाइफ लीक करके एक स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये। तो देख लिएगा, ठीक है, अगर आपको एक्सेसिबल हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा इशू नहीं है कोई। सर ये कंप्यूटर पे चलेगा या फोन पे? आई डोंट नो, फोन पे मैंने नहीं चलाया है, ठीक है, कंप्यूटर पे तो हाँ चल सकता है, ओके सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करके देखिए। सर इसमें 3D व्यूज हैं क्या चीजों की? हाँ, 3D व्यूज है,
ये आपका 3D तो है ये, यस सर। ठीक है, ये सब 3D तो है ये। सर 3 डायमेंशन बोला जाता है जैसे हमारे बॉडी को, कैसे सर? क्या हुआ 3 डायमेंशन में? क्या? जैसे हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी रहते हैं, उसको भी 3 डायमेंशन बोला जाता है, कैसे समझेंगे हम इसको? समझा नहीं मैं सर क्या ये पूछना चाह खुद रहे हैं। से रोटेट हो रहा है या फिर आप इसे कर रहे हैं? नहीं मैं कर रहा हूँ भाई, उससे क्यों होगा, अरे वाह, ऐसे फिर समझेंगे। तो बहुत अच्छा है। हाँ क्या पूछ रही थी क्वेश्चन कुछ? बॉडी क्या? ब- ब- बर्ड बॉडी? नहीं सर, बॉडी बॉडी को भी 3 डायमेंशन बोला जाता है, कैसे मतलब नहीं समझे हम? 3 डायमेंशन, देखिए 3 डायमेंशन क्या होता है, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रही हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है, देखें दो तरीके के शेप्स होते हैं, एक होते हैं 2D और एक होते हैं 3D, इतना तो पता होगा। सर 2D का क्या मतलब होता है? लेंथ एंड ब्रेथ हो। 2 डायमेंशंस हो, ठीक है। अब वो 2 डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? लेंथ हो, लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ हो, ठीक है, या फिर ब्रेथ हो हाइट हो, या फिर लेंथ हो हाइट हो, या फिर ब्रेथ हो हाइट हो, ठीक है, कोई भी 2 डायमेंशंस हो, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने ले ली, तो ये 2 डायमेंशंस हो गए। तो किसी भी फिगर में अगर ये 2 डायमेंशंस प्रेजेंट है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? 2D फिगर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम। सर्किल, सर्किल, ट्रेपीजियम। बेसिकली कोई भी चीज जो आप एक प्लेन पे बना सकते हैं, एक प्लेन पेपर पे आप जो भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? 2D होगा। 2D होगा, नहीं होगा? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट 3D देखें, 3D क्या होता है? 3D वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 3 डायमेंशन हो, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 3 डायमेंशन आ गए, हाइट भी आ गई, यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गए। तो 3 डायमेंशन वाली कोई भी फिगर होगी तो फिर वो क्या होगी? 3D फिगर, जैसे क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, देन कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे। 3D ऑब्जेक्ट प्लेन फिगर पे, प्लेन पेपर पे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हम उसको बना देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? जैसे हमारी आईज है, हमारी आईज है वो 2D ऑब्जेक्ट को भी देखती हैं, 3D ऑब्जेक्ट को भी देखती हैं, ठीक। तो बेसिकली हम उसको बना सकते हैं पेपर पे, ठीक है, बट वो होगा नहीं 3D। 3D ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मतलब मैं कह दूं, अगर आपको मैंने क्ले दे दिया और मैं कह रहा हूं क्ले से कोई क्यूब बनाइए, तो आप एक प्लेन पे नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक प्लेन में नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो आपको एक से ज्यादा प्लेन की जरूरत होगी, ठीक। बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको कितने प्लेन? 3 डायमेंशन चाहिए हमें, एक्स, वाई वाई एंड और जेड। जेड, ठीक, 3 डायमेंशन चाहिए हमें। और इसके लिए हमें 2 प्लेन चाहिए, एक तो प्लेन ऐसे चाहिए जो किस में हो? एक्स वाई में हो, और एक प्लेन ऐसे चाहिए हमें जो किस में हो? वाई जेड में हो, तभी हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो 2 प्लेन चाहिए इसके लिए। बात समझ आ रही है? यस सर, समझ। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी तो 3D ऑब्जेक्ट हुआ ना भाई, 3D सर ऑब्जेक्ट हुआ जैसे ये? उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट भी होती हाँ, ठीक है। यही पूछना चाह रही थी, कुछ और पूछना चाह रही थी? है, यही सर समझ में। समझ में आ गया? सर ठीक है, चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सर। वालेकुम सलाम।